हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पूरा किया था कि कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या क्या उनकी क्लास है। और ये इसलिए किया था जिससे कि हमें नॉमेनक्लेचर उसके अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के कुछ बेसिक रूल्स तो हैं जो क्लास 11-12 में सिखाए जाते हैं, लेकिन उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्या क्लास हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं बताया जाता, एक जनरल रूल्स होते हैं। तो हमने पहले क्लासिफिकेशन देखा था, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में ये भी बात करी थी कि अब इनके अकॉर्डिंग, इन क्लासेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। जैसे मैं आज आप शॉर्ट में ब्रीफ कर लेता है। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी नॉमेनक्लेचर के लिए, वो यानी कि पहले हम पढ़ेंगे बेसिक रूल्स टू राइट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। दूसरे में हमने बात की थी कि जो सेकंड जो हमने क्लास बनाई थी कि सर जो आपके एलिफेटिक होते हैं, ओपन चेन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए जो जनरल होते हैं, फिर उसमें हमने अनसैचुरेटेड भी देखा था। इसके बारे में जो क्लासिफिकेशन है आप मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखें, ठीक है ना, 15A जो सीरीज का है। तो आप इस वीडियो के साथ मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उस पर जा सकते हैं। तो उसको देखेंगे तो यहां से कोरिलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले हमने जो बेसिक रूल्स है, ये बेसिक रूल्स किसके लिए आएंगे, जो सभी ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सबके लिए, ठीक है ना, एल्केन के लिए या और सभी के लिए है, एल्कीन के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो उनमें कुछ सर्टेन रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो वो सेकंड जो क्लास थी, तब हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये हम लास्ट अपने उसमें पढ़ चुके हैं कि जो हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स लगते हैं, वो हम छोड़ देते हैं। तो वो हम अगर शुरू में ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड की क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारी क्लास थी कि सर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, तब हम बात कर लेते थे कि भाई एलिसाइक्लिक के लिए अलग से कुछ रूल्स होते हैं। तब हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक। एक एसाइक्लिक था, ये एलिसाइक्लिक। लास्ट क्लास में हमने बताया था वो दुनिया के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिखने में तो साइकिल होते हैं, साइकिल रिंग के तरीके से, बट बिहेव कैसे करते हैं, एलिफेटिक ओपन चेन के तरीके से, उनको हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं। तो एलिसाइक्लिक में जो होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स थे, ठीक है ना, एलिसाइक्लिक के जो होमोसाइक्लिक थे, ठीक है ना, और होमोसाइक्लिक में भी जो मोनोसाइक्लिक थे, ठीक है ना, मोनोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर हम, इसमें कुछ सर्टेन रूल्स लगते हैं, ठीक है ना। फिर थर्ड था सर नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलिस एलिसाइक्लिक, ठीक है ना, एलिसाइक्लिक है लेकिन ये कैसे हैं, पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक में भी कुछ दो 3 रूल सबके लिए स्पेसिफिक हैं। तो इनको क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम अपने दिमाग में बिठाते हैं तो कभी कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम ये फोर्थ क्लास में हम क्या पढ़ लेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक, लेकिन कौन से वाले, जो पॉलीसाइक्लिक हैं, जिनमें कई सारे रिंग होते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एग्जांपल के साथ बात करी थी। तो फोर्थ हम ये क्लास में इसके रूल्स हम स्टडी करेंगे। और फिर आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हेट्रोसाइक्लिक होंगे उनकी नॉमेनक्लेचर हम 5th क्लास में पढ़ लेंगे। और 6 नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 5th क्लास में पढ़ेंगे। और 7th में जो लास्ट है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ, ये यूजुअली आपको किताबों में जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, टीचर्स वहां पढ़ाते हैं, हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर को नॉमेनक्लेचर के अंदर पढ़ना चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों किया है, यूजुअली चाहे आप IIT से शुरू कर दें, IIT, नीट, जैम, नेट, कोई भी इंडिया का ऐसा कोई
कोई आपका केमिस्ट्री एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आता हो, उसमें आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले जो कंपाउंड होते हैं उनकी आरएस ना पूछी जाए या डी और एल के बारे में ना पूछा जाए, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई आज की तारीख में है, सभी में पूछा जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको जरूर पढ़ेंगे और ये यहीं पे शुरू में ही पढ़ लेंगे, जिससे कि जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत बिल्कुल ना हो, हमें क्लियर हो आर क्या है, एस क्या है, डी क्या है, एल क्या है, ठीक है ना, प्लस का क्या मतलब होता है, माइनस का क्या मतलब होता है, सब यहीं पे हम नॉमेनक्लेचर में बात कर लेंगे। तो हम 7 क्लासेस में हम इनकी पढ़ते हैं कि क्या आपका नॉमेनक्लेचर है। तो हम कोशिश करेंगे ये 5 लेक्चर सीरीज में कंप्लीट हो सके, क्योंकि इसमें एक दिन पूरा लग जाएगा, 1 या 2 वीडियो लेक्चर में इसको कोशिश करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले को। फिर ऐसी एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक ही अपने आप में काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाता है, फिर पॉलीसाइक्लिक, और इनको हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बेसिक रूल्स, क्या बेसिक रूल्स हैं IUPAC के। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक रूल्स, तो सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर क्या है, कैसे आई, तो इसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर के लिए जो हमारी जो संस्था है उसको बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कहां पे है, अमेरिका में, ठीक है ना, कैलोरीना में, वहां पर अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है। और ये पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर को बनाने के लिए संस्था काम करती है कि भाई एक कंपाउंड कहीं कहीं अलग अलग कंट्री में अगर वो पाया जाता है तो ये ना हो कि एक देश में अलग नाम से प्रचलित हो जाए, दूसरे में अलग से, तो सबका एक कॉमन नेम हो जाए कि सब सारी दुनिया में कहीं पे भी हो वो कंपाउंड एक ही नाम से पहचाना जाए। ये संस्था इसका दायित्व है कि वो करेक्ट नॉमेनक्लेचर करे। इसके लिए इसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, हम उसको बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। क्या है बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये थोड़ा सा 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, बाई चांस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि भाई बेसिक रूल क्या है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होता है बेसिकली इसके 4 पार्ट होते हैं। इसके क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला मदर चेन, इसको वर्ड रूट भी कहते हैं, मैं इसको मदर चेन बोलता हूं। बेसिकली मदर चेन 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। तो टोटल हमारे कितने पार्ट हो गए, 4। यहां पे आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने जाऊंगा, ठीक है ना, वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी आपके। मदर चेन का मतलब होता है स्केलेटन, हम इसको स्केलेटन भी बोल सकते हैं, स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, वर्ड रूट या मदर चेन, ये स्केलेटन होता है। तो स्केलेटन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लास्ट क्लास में हमने बोलता हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि बेसिक चेन क्या होगी, कार्बन की। तो मदर चेन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, स्केलेटन होता है, वो होता है कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स उसकी मदर चेन का मुख्य भाग होता है, ठीक है। और कार्बन एटम जिन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स बिटवीन। ये एब्रीविएशन मैंने यूज किया है बिटवीन का, बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ मदर चेन, ठीक है ना। जो मदर चेन है उसके जो कार्बन एटम उनके बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं, ये 2 स्केलेटन तैयार करते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन मुख्य बिंदु है, ठीक है ना, ये आधार है, ये इसका स्केलेटन है, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इसमें होता है फंक्शनल ग्रुप। और क्या हो सकता है सर, इसमें वीक ग्रुप्स हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स बोला जाता है जब नॉमेनक्लेचर लिखेंगे उस केस में कि जिसका सफिक्स क्या है, और वीक ग्रुप को प्रीफिक्स बोलते हैं।
अब यहीं पर हम बड़े इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं, जो आपने शायद हो सकता है आप लोगों को ये पहली बार सुनने को मिले इस तरह की, सर ये कैसे हो गया, ये तो किताबों में लिखा ही नहीं है। पर यहाँ पर आपको जरा इसको विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, उसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शनल ग्रुप बात करते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट होता है जो उसकी होल सोल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर सकता हो, ठीक है ना। ये कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर एक दो एटम्स का कोई ग्रुप हो, 3 एटम का हो, 4 का हो, जैसे OH, जैसे COOH, ठीक है ना, जो पूरे कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं सर एसिड भी है, OH भी है। कई बार बच्चे कहते हैं एक कंपाउंड के अंदर, जैसे हमने ये बना दिया कि सर यहाँ ये OH जुड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हम कर देंगे, ठीक है ना। आपने कहा सर इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, बस मेरा यहीं पे ऑब्जेक्शन है। मैं कहता हूं नहीं, जैसे एक म्यान में एक तलवार रखी जा सकती है, एक म्यान में 2 तलवारें थोड़ी आती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप कहां से हो गए? फंक्शनल ग्रुप तो एक ही होता है, बाकी तो सब वीक ग्रुप होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कितना होगा? ओनली 1। बाकी क्या होंगे? वीक ग्रुप होंगे उसके रिस्पेक्ट में। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने प्रायोरिटी टेबल पढ़ी होगी। सबसे स्ट्रॉन्ग COOH, उसके बाद फिर सल्फोनिक एसिड, एस्टर, इस तरीके से। मतलब ग्रुप्स तो किसी कंपाउंड में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप केवल एक होगा जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये केवल एक होगा, ओनली 1। जितने बाकी और दूसरे ग्रुप होंगे तब उनको फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे, उनको वीक ग्रुप बोलेंगे। इस बात ठीक है। जैसे अब ये 2 इसके कंपाउंड है, दिस इज ओनली फंक्शनल ग्रुप, ये आपका क्या है? वीक ग्रुप। हाँ ठीक है, अगर ये ना होता तब ये OH क्या बनता? इसका फंक्शनल ग्रुप बन जाता, क्योंकि OH अपने आप में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। लेकिन COOH के रिस्पेक्ट में क्या है? वीक है, इसीलिए ये यहां पर वीक ग्रुप है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो पहली चीज, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल होगा। हाँ, ये है कि 2 COOH हो सकते हैं, 3 COOH हो सकते हैं, ये बात तो माने आ गई कि भाई, लेकिन वो तीनों फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों की स्ट्रेंथ बराबर है। बट अगर 2 डिफरेंट काइंड के ग्रुप्स मौजूद हैं तो उसमें फंक्शनल ग्रुप एक होगा। हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं इट हैज 2 फंक्शनल ग्रुप्स, बट टेक्निकली दिस इज, मैं समझता हूं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपके फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप ये बनेगा, ये सब वीक ग्रुप्स कहलाएंगे, ठीक है, इनके प्रीफिक्स की तरह से यूज किया जाएगा। पहली चीज, ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप का कार्य क्या है? फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट अब बात करते हैं। हमने कहा सर ये कंपाउंड आपने बनाया और एक ये सर, ये इथेन था नीचे वाला, CH3CH3, 2 कार्बन, H+N, इथेन। लेकिन यहां पर OH आ गया, एक H हटते ही OH आ गया, तो आपने कहा एक H हटाया, OH लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप है। अब इसको हम इथेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक बदल गई। इथेन से क्या हो गया? अल्कोहल। ऐसा नहीं कहा आपने, कहा सर एक हाइड्रोजन जाके OH लगाया है, ठीक है ना। अब ये क्या कहलाएगा? अल्कोहल। फर्स्ट वाला है अल्कोहल है, दूसरा इथेन है, दोनों की क्लास बदल गई। तो कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है ना, जिसकी वजह से, या एटम, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है ना, विच रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता हो, हम उस ग्रुप को हम क्या कहने लग जाते हैं, या उन एटम्स को क्या कहने लग जाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहने लग जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये उसका सेकंड पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है जी। ये 2 बातें मैंने, मुख्य बातें आपको बता दी, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया, ठीक है। प्रायोरिटी टेबल इसके बाद हम लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि लंबी टेबल है, वो लास्ट में करते हुए चलेंगे, और विद एग्जांपल्स, हर एक ग्रुप की हम विद एग्जांपल्स बात करेंगे। और वी ग्रुप क्या होते हैं? वी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई भी ग्रुप, जैसे OH, Cl, Br, ठीक है ना, कुछ भी जो कंपाउंड मदर चेन के ऊपर जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कुछ वीक ग्रुप कहते हैं। और कुछ वीक ग्रुप पैदाइशी होते हैं, मतलब वो कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते, वो हमेशा क्या होते हैं? वीक ही रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए पहले नंबर 1, अब हम बात कर लेते हैं
वीक ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, 1 फिर 2 मदर चेन के बारे में और 3rd फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसके बाद 4th हम पढ़ेंगे रूल्स टू राइट नॉमेनक्लेचर, जनरल जो रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद और हम एग्जाम्पल के साथ साथ करेंगे सब चीज़ें ये, जिससे कि कोई भी चीज़ें स्लिप ना करें। बात करते हैं वीक ग्रुप्स। ये वो हैं जो हमेशा क्या होते हैं, एज अ वीक ग्रुप रहते हैं, कभी ये फंक्शनल ग्रुप नहीं बनते हैं। मदर चेन के फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेंगे, ये केवल पर ग्रुप हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन दे कैन इन्फ्लुएंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। बात ध्यान रखिएगा, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि क्लोरोएस्टिक एसिड और एस्टिक एसिड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एस्टिक एसिड या क्लोर। अब मैं क्यों बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से दोबारा से नोट कर लीजिए, मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां पे इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है ना। हमने बनाया क्लोरोएस्टिक एसिड, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरोएस्टिक एसिड, नीचे बना दिया एस्टिक एसिड। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है इसकी अपेक्षा, क्यों? क्योंकि इसमें Cl है, माइनस आई इफेक्ट है। ये क्लोरीन इस फंक्शनल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बढ़ा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है ना। तो जो वीक ग्रुप्स होते हैं वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक या उस पर बेसिकली उस पर मौजूद फंक्शनल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, कम या ज्यादा, ठीक है ना। ये इनका मुख्य कार्य होता है, मेन इंपॉर्टेंट इसका वर्क है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। क्यों हम भाई फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, तो ये मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। बट ये कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाते, ये रहते हमेशा वीक ग्रुप्स ही हैं। इसके 4 एग्जाम्पल्स हैं, आप चारों इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको टेबल की फॉर्म में मैं बता देता हूँ, और इसके बार बार बताता हूँ, इस बार फिर से बता रहा हूँ आपको, मेरे इस यूनिट के नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पर, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसको नोट्स और मेरे वीडियो लेक्चर के लिंक भी वहाँ पे मौजूद हैं, साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेरी वेबसाइट का नाम है, मैं लिंक भी देता हूँ, www.chemistryby.guptasir.in। आप यहाँ पे जाके नोट्स और मेरे वीडियो लेक्चर साथ साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला, स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब किसी एक खूब लंबी कार्बन चेन पर छोटी सी कार्बन चेन कहीं बीच में जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पेंटेन की एक चेन थी, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन। अभी हम मदर चेन में इसकी नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, और साथ में कार्बन बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये वीक ग्रुप कहलाएगा। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसका नाम लिखना बड़ा आसान है, इसमें नेम ऑफ कार्बन एटम्स, स्मॉल चेन में कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं, नेम ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन स्मॉल चेन प्लस आइल। दोबारा से बोल रहा हूं, नेम ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन स्मॉल चेन, ठीक है ना, जो स्मॉल चेन है, प्लस आइल, YL, आइल और उसमें जोड़ दो। जैसे एक कार्बन के लिए मैथ बोलते हैं, इस पूरी चेन पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसका क्या है, एक कार्बन का नाम होता है मैथ, ठीक है, और उसमें आइल जोड़ दो, मिथाइल। अगर 2 कार्बन की चेन होती तो एथ, 2 के लिए एथ, और उसमें आइल जोड़ दो, इथाइल, ठीक है। इसी तरीके से NO2, ये बेचारा पैदाइशी आपका क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप की तरीके से, लेकिन होता वीक ग्रुप, कंसीडर वीक ग्रुप करते हैं, इसका नाम होता है नाइट्रो। और थर्ड है, अगर हेलोजन्स हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं हेलो, इनका नाम होता है हेलो, जैसे क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आयोडो, ठीक है। और फोर्थ है ईथर, OROR, ईथर का फार्मूला होता है ROR, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ROR। अब ईथर का नाम क्या होगा, ईथर कौन बनेगा भाई, ईथर, ये इसको ईथर कहते हैं, लेकिन ईथर में फंक्शनल ग्रुप तो ऑक्सीजन है, लेकिन खाली ऑक्सीजन नहीं होता है भाई, ऑक्सीजन अकेला थोड़ी होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ये दोनों तरफ कार्बन चेन है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, दोनों तरफ कार्बन चेन से सेटिस्फाई है। तो जो स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होगी वो ईथर बनाएगी। सपोज करो ये स्मॉल चेन है, ये स्मॉल चेन है, तो ये बनेगी ईथर, दिस पार्ट ऑफ होल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकम्स ईथर, अ पार्ट ऑफ, मतलब ये आपका ईथर बन गया, ठीक है। तो ईथर क्या था, ईथर का क्या हुआ, तो जो इसमें कार्बन चेन है छोट कम, वो तो बने नेम ऑफ कार्बन एटम, नेम ऑफ कार्बन एटम्स
प्लस ऑक्सी। जैसे एग्जाम्पल के साथ हमने कहा सर ये था हमारे पास CH3 CH2 OCH3, इस तरफ एक कार्बन की चेन है, इस तरफ दो कार्बन की चेन है, तो ये एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। ये मदर चेन बनेगी और ये बनेगा फंक्शनल ग्रुप OCH3 स्मॉल चेन, एक कार्बन का नाम मैथ प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी इथेन। तो ये आपकी होगी नॉमेनक्लेचर ऑफ वीक ग्रुप। अब हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ मदर चेन की। तो मदर चेन की कहते हैं, मदर चेन करते ही ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे, कैसे ईथर का नाम लिखना है, कैसे स्मॉल चेन का नाम लिखना है। तो बात करते हैं मदर चेन, नॉमेनक्लेचर ऑफ मदर चेन। देखिए मदर चेन में दो चीजें होती हैं, एक तो कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मदर चेन, दूसरा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम ऑफ मदर चेन। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एटम्स, इसकी नॉमेनक्लेचर। भाई किसी एक कंपाउंड में अगर सपोज करिए एक कार्बन है, ठीक है, तो उसका नाम होता है मैथ। ये आप लोगों ने किताबों में पढ़ा भी होगा, मैं दोबारा से फटाफट लिख देता हूं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कार्बन है तो उसका नाम है एथ, तीन कार्बन है प्रॉप, चार कार्बन है ब्यूट, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। पांच कार्बन है पेंट। अब ये सारे जो हमने ईथर में बताया उसमें भी चलेंगे, जो हमने स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन बताया उसमें भी चलेंगे। किसी स्मॉल चेन में अगर सपोज करो 5 कार्बन है और मदर चेन 10 कार्बन की है, तो आपको पेंट स्मॉल चेन के लिए लगाना है, ठीक है ना। फिर उसके लिए वी ग्रुप के लिए क्या होता है आई, तो वहां पे प्लेस कर देना पेंटाइन, ठीक है। ऐसे ईथर में अगर सपोज करो एक तरफ 4 कार्बन की चेन है और एक तरफ 6 कार्बन की चेन है, तो ईथर बनेगा स्मॉल चेन वाला। तो स्मॉल चेन में 4 कार्बन, तो आप बोलोगे ब्यूट प्लस ऑक्सी ब्यूटॉक्सी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कार्बन एटम्स के नाम है कि भाई किसी भी कहीं पर भी वी ग्रुप में हो, फंक्शनल ग्रुप में हो या मदर चेन में हो, जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम उनके नाम कैसे दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। 6 कार्बन होगा तो हैप्स, फिर हैप्ट, ऑट, नोन, डेट, इस तरीके से चलेंगे। फिर बात आई कि सर इनके बीच अब किसी में अगर दो कार्बन है तो दो कार्बन हवा में थोड़े होंगे, जुड़े होंगे किसी बॉन्ड से, तो या तो वो सिंगल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट हो गया कि भाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ मदर चेन। भाई अगर दो कार्बन है, कम से कम दो कार्बन होंगे, एक कार्बन तो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा हाइड्रोजन से, ठीक है। अगर दो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये है आपका सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम होता है एन। सिंगल बॉन्ड का ये किसका नाम है, सिंगल बॉन्ड। और अगर ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड का क्या नाम होगा, ईन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तब क्या होगा, आइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का क्या नाम होगा, आइन। सिंगल बॉन्ड का एन, डबल बॉन्ड का इन, ट्रिपल बॉन्ड का आइन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीन आपके ये बॉन्ड होते हैं, किसी भी दो कार्बन कम से कम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चार बॉन्ड नहीं हो सकते किसी कार्बन में, चारों एक साथ होगी, सिमेट्री अलाउड नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी मदर चेन के नाम नेम होंगे। इधर वीक ग्रुप्स हमने पढ़ लिए, इधर मदर चेन बन ली, या जिसको वर्ड रूट भी बोलते हैं, ठीक है, स्केलेटन भी बोलते हैं, आप दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं तो हमने बात करी है, कैसे काम करते हैं ये भी हमने बात कर ली है। फंक्शन की नॉमेनक्लेचर, कैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ी हमें जगह चाहिए होगी, तो हम इसको यहां पर बच्चों मैं आपको थोड़ा सी कुछ चीजें और बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस बीच में आते हैं फंक्शन को पढ़ने से पहले। नेचर ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। जैसे ये अलग से पढ़ लीजिएगा, अलग से इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, 11th क्लास के बच्चों को जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर ऑफ कार्बन, ये मैं यहीं पे बता देता हूँ, या डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना, ठीक है, या टाइप्स ऑफ कार्बन, कई तरीके से पूछ सकते हैं। कोई कार्बन एटम जो होता है वो चार तरह की होती है, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। 4 तरह के कार्बन एटम होते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। 4 तरह के कार्बन एटम होते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। 4 तरह के कार्बन एटम होते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। कई तरीके से पूछ सकते हैं। कोई कार्बन एटम जो होता है वो चार तरह की होती है, ठीक है ना, प्राइमरी,
क्वाटरनरी। ये क्वेश्चन 11th क्लास में या कभी कभी कंपटीशन में भी आते हैं, नीट के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना, कि क्वार्टर या इनकी इंपॉर्टेंस होती है पहचान करने के लिए। तो इस चीज को भी आप यहाँ के साथ साथ में आपको पढ़ा देता हूँ। प्राइमरी का मतलब होता है कोई भी दुनिया का वो कार्बन जिसकी, देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी हमने लास्ट उसमें पढ़ लिया था। कैरेक्टरिस्टिक कार्बन की क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि टेट्रा वैलेंसी रखता है, ठीक है, इसलिए कैटिनेशन बहुत अच्छे से कर पाता है, एक साथ 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रा वैलेंसी होती है, ठीक है ना। तो किसी भी एक कार्बन की केवल एक वैलेंसी, ठीक है ना, दूसरे कार्बन से सेटिस्फाई हो, रेस्ट वैलेंसी किसी और यूजुअली हाइड्रोजन से सेटिस्फाई, ठीक है ना, ठीक है ना। कार्बन एटम, ठीक है ना, जिसकी 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई, ओनली वन, ठीक है ना, ओनली वन वैलेंसी सेटिस्फाइड विद डिफरेंट कार्बन, ठीक है ना, किसी दूसरे कार्बन एटम से सेटिस्फाई होती हो, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और कोई वो कार्बन जिसकी 4 में से 2 वैलेंसी, ठीक है ना, 2 वैलेंसी आउट ऑफ 4 आर सेटिस्फाइड विद 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए सेम से नहीं, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये वो कहूंगी कार्बन, भैया इसमें एक कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, तो ये सेकेंडरी नहीं हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब 2 वैलेंसीज आउट ऑफ 4 आर सेटिस्फाइड विद 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी। और इसकी जगह देखिए एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था एक वैलेंसी और 3 किससे जुड़ी है, हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी। अब टर्शियरी क्या है, कोई वो कार्बन जिसकी वैलेंसी मतलब 4 में से 3 वैलेंसी किसके साथ सेटिस्फाई होती है, डिफरेंट कार्बन के साथ, जैसे ये CH3 लगा के, ये CH3 और यहां हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो चलिए अभी हम आगे भी चलेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। और आगे हम अभी इसको रहने देते हैं। ये हो गया 3 डिग्री। देखिए 1 2 3 एक हाइड्रोजन, तो 4 में से, ठीक है ना, 3 आउट ऑफ 4 आर सेटिस्फाइड विद 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। इस ये शब्द मेरे जरा ध्यान रखिएगा, 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ी हो उनको बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन। क्वाटरनरी क्या होती है, जिसकी चारों वैलेंसी किससे जुड़ी हो, 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ी हो, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी, 4 डिग्री। ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि भैया केवल कार्बन ही नहीं हमें पढ़ने, हमें नाइट्रोजन भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये अभी आपको जब एस्टर सॉरी एमाइड या अमीन की नॉमेनक्लेचर करेंगे तब दिक्कत आने वाली है, तो मैं लगे हाथ आपको नाइट्रोजन कितने टाइप, अमीन्स कितने टाइप के होते हैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी माने वो आपका कार्बन जिसकी एक वैलेंसी दूसरे कार्बन से जुड़ी होती है। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन जिसकी 2 वैलेंसी 2 डिफरेंट कार्बन से सेटिस्फाई होती है, रेस्ट 2 वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय अदर एटम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री, यूजुअली हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। टर्शियरी की 3 वैलेंसी कार्बन से होती है, ठीक है, क्वाटरनरी 4। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन के केस, अमीन्स के केस में या अमाइड के केस में देखते हैं। ये NH2H, ये अमीन होता है। अमीन क्या होता है, अमीन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। भाई अमोनिया है NH3, एक लोन पे 3 हाइड्रोजन, इसके एक हाइड्रोजन को हटा दो यहां से और उसकी जगह R सिंबल होता है कार्बन चेन का, एल्काइल ग्रुप, कार्बन चेन या एल्काइल ग्रुप, केमिस्ट्री में एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, कार्बन चेन। यानी आपने एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे कार्बन लगा दिया, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री। मतलब किसी नाइट्रोजन की, देखो नाइट्रोजन इसकी 1 2 3 एक लोन पेयर, ठीक है ना, 3 वैलेंसी है, ये चौथी वैलेंसी लोन पेयर की फॉर्म में, ठीक है ना, ये शेयर पेयर। एक हाइड्रोजन मतलब एक वैलेंसी जब कार्बन चेन से सेटिस्फाई होती है, एक हाइड्रोजन हटाया कार्बन चेन लगा दी, व्हेन ओनली 1 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड विद कार्बन चेन, देन दिस टाइप ऑफ अमोनिया कह सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन। और इसी में अगर हमने कहा कि हमने दूसरा भी हाइड्रोजन हटा दिया एक और कार्बन चेन को, तो अब इसको बोलेंगे RN, भाई इसकी 3 थी, देखो 3 थी ऐसे, 3 में से 2 जगह R आ गया, एक जगह H, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमीन, R2NH, इसको इस तरीके से। और लोन पेयर अभी बचा है, ठीक है ना। तो 2 डिग्री अमीन किसे बोलते हैं, वो दुनिया का अमीन जिसकी 2 वैलेंसी कार्बन चेन से सेटिस्फाइड, 2 डिफरेंट कार्बन चेन से सेटिस्फाई होती हो, उसको सेकेंडरी अमीन। और आपने कहा कि हमने इसका तीसरा हाइड्रोजन भी हटा दिया और उसकी जगह कार्बन चेन और जोड़ दी, तो आपके क्या हो गया भाई,
तीनों वैलेंसी कार्बन चेन से सेटिस्फाई है, इसको R3 इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाता हूं, CH3 होल 5 N, ठीक है ना, टर्शियरी अमीन, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन या टर्शियरी अमीन। वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो एज इट इज बोलना है, जैसे हमने पहले बात करी। ये हो गया आपका टर्शियरी अमीन, ठीक है जी। अब लेकिन मजे की बात है, इसके पास क्या था, एक लोन पेयर। आपने कहा सर हमने पॉजिटिव कार्बन, इन सब पे पॉजिटिव, भाई H पॉजिटिव होता है, R पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, आपका R पॉजिटिव आ जाएगा। हमने कहा जी इस लोन पेयर के साथ एक और कार्बन चेन, कार्बन पे पॉजिटिव कार्बन कैटायन यहाँ पे लगा दिया, यानी क्या बन गया। अब जब R पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन कराई है तो भाई इसका लोन पेयर है, ये लोन पेयर देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक नई चीज आपको बताता हूँ। केमिस्ट्री में अटैकिंग रिएजेंट तो ये R पॉजिटिव इसके लोन पेयर पे अटैक कर रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में जो साइन होता है, डायरेक्शन होती है, वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैंने एरो कहां से बनाया है, लोन पेयर से R पॉजिटिव की तरफ। कार्बन पे कार्बन चेन पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर यानी निगेटिव साइन, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शन जो अटैक ये कर रहा है इस पे, हम कह रहे हैं कैटायन ने अटैक किया नाइट्रोजन के लोन पेयर पे, पर डायरेक्शन हमारी क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और आपका ये क्या हो गया R। अब ये देखो ये न्यूट्रल था, देखो पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, एक पॉजिटिव चीज इसके साथ जुड़ी, तो पॉजिटिव न्यूट्रल मिलकर क्या हो जाएंगे, पूरे आयन, पूरा मॉलिक्यूल पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये आयन बन गया बेसिकली, ठीक है ना। इसको बोलता है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अब ये कहीं से आया होगा R पॉजिटिव, सपोज करो Cl इसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है ना, CH3 Cl था, CH3 पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया, Cl बाहर निकल गया, वो इस सॉल्ट के साथ यहां पर मतलब जैसे NaCl होता है उस तरीके से, तो इसको बोलेंगे क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्या बन गया, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटर्नरी क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद प्रायोरिटी ऑर्डर। नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद प्रायोरिटी ऑर्डर, ये टेबल आप लोगों को बच्चों याद करनी पड़ेगी। क्या नाम है, क्योंकि नाम कभी किसी के, कोई भाई मेरा नाम सपोज करिए अभिषेक गुप्ता है, तो वो मेरा नाम है, आपको उसको याद करना पड़ेगा कि सर का नाम अभिषेक गुप्ता, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड्स के IUPAC ने आपके कुछ नाम फिक्स करे हैं इन फंक्शनल ग्रुप के, तो वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। और विद प्रायोरिटी टेबल, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि भाई जो सबसे स्ट्रॉन्ग वो टेबल में सबसे ऊपर, जो उससे वीक वो नीचे। क्यों, फंक्शनल ग्रुप केवल कंपाउंड में एक ही हो सकता है, ये मैंने अभी पहले बताया। बाकी उसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फंक्शनल कितने भी, बहुत सारे होते हैं, किसी कंपाउंड में 10 भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, बाकी सारे वीक ग्रुप यानी उनका नाम प्रीफिक्स की तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहला ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये ऑर्गेनिक फंक्शनल, ठीक है ना, FG फंक्शनल, ये इसका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी जब उसका वो नाम, जब वो फंक्शनल ग्रुप कैसे मौजूद है, एज अ कैसे मौजूद है, वीक ग्रुप के फॉर्म में मौजूद है। और सफिक्स, जब वो अकेला स्ट्रॉन्ग बिल्कुल कहते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तब उसको हम सफिक्स के तरीके से। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, फार्मूला COOH। आपको इनके स्ट्रक्चर के साथ ध्यान रखना है, जैसे इस चीज को ध्यान रखिएगा कैसे बना हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका नाम होता है कार्बोक्सी, प्रीफिक्स की तरीके से। आप कहो सर ये तो फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसको तो सफिक्स लेना चाहिए, आपने प्रीफिक्स क्यों लिखा। अगर एक कंपाउंड में 5 COOH मौजूद हो तब क्या करोगे उस केस में, ठीक है, उस केस में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे, तब हम इसको देखेंगे। अभी हम बात करते हैं सफिक्स। इसकी सफिक्स होता है इसका ओइक एसिड, ओइक एसिड। COO, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी ग्रुप। ये COO, कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 वैलेंसी एक ऑक्सीजन के साथ, 1 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ। इस एक ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, इस वाले ने तो डबल बॉन्ड के साथ कर ली सेटिस्फाई, इस ऑक्सीजन ने एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, यानी कि कार्बोक्सी में
जब एक जो सिंगल वाला ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, उसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच होती है, तब उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अदरवाइज खाली इस पार्ट को बोलते हैं कार्बोक्सिल। ठीक है, जो पहले 5 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, यूजुअली वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं एक्सेप्ट वन। ठीक है ना, तो टॉप के 5 स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप हैं, वो सारे किसके डेरिवेटिव हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के एक्सेप्ट वन सल्फोनिक एसिड। वो सेकंड पॉइंट पर सल्फोनिक एसिड SO3H। सारे बिग सल्फर 6 ग्रुप का मेंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक डबल बॉन्ड इसके साथ बना लिया, ठीक है ना, एक ये OH के साथ और एक ये, मतलब इसके पास जो इसके दो लोन पेयर थे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के 2 ऑक्सीजन को दे दिए और एक OH के। ये है आपका जो ये वैलेंसी है किसके साथ जुड़ेगी? कार्बन चेन, मदर चेन के साथ जुड़ेगी। ठीक है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? सल्फो। वी इसका जो प्रीफिक्स होता है वो सल्फो और नाम सल्फोनिक एसिड। ये क्या हो गया? सल्फो, SULPHO, सल्फो एंड सल्फोनिक एसिड। इसका सफिक्स क्या है? सल्फोनिक एसिड। अब बात करते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बोले, यानी इनके अंदर कार्बोक्सी ग्रुप की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो थर्ड होता है आपका एस्टर। थर्ड क्या है? एस्टर। कार्बोक्सी ग्रुप अभी मैंने बताया COO। अब इस कार्बोक्सी ग्रुप की दोनों वैलेंसी, ऑक्सीजन के साथ वाली भी और कार्बन के साथ वाली भी, ये दोनों किससे जुड़ी हो? कार्बन चेन। ये R का मतलब है कार्बन चेन, एल्काइल ग्रुप। अब इसमें मदर चेन कौन सी बनेगी? भाई जो कार्बोक्सी के कार्बन के साथ कार्बन चेन बनेगी ये होगी मदर चेन और ये होगा B ग्रुप। ठीक है, एस्टर। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और इसका सफिक्स अगर ये एज अ फंक्शनल मौजूद है एस्टर तो होता है OH। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ, चौथे नंबर। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, इनको यूज करके करना है। अभी सारे एग्जाम्पल 1 by 1 हम करेंगे। ठीक है ना, एक साथ सारे एग्जाम्पल करेंगे तो सब आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ, ये अब ये बना किससे? एसिड में से। भाई कार्बोक्सी सेम था, H की जगह कार्बन चेन आ गया तो एस्टर। ठीक है, तो ये थर्ड पोजीशन। अब फोर्थ है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड मतलब जो कार्बोक्सी था, ठीक है ना, OH, इसकी जगह हमने क्या लगा? OH हटा के क्या लगा दिया? X, हेलोजन। X क्या है यहाँ पर? Cl, Br या I। इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। ठीक है, क्या है ये? एसिड हैलाइड। COCl, एग्जांपल COCl। ठीक है, और ये मदर चेन इधर है। तो ये एसिड हैलाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? हेलो कार्बोनिल। और सफिक्स क्या होता है? ऑयल हैलाइड। ठीक है, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। भाई ये कार्बोनिल है, ये सॉरी ये तो हेलोजन है और ये आपका कार्बोनिल है। ठीक है, तो इसको प्रीफिक्स जब आएगा वीक ग्रुप होगा केवल तब। और सफिक्स क्या हो गया इसका? ऑयल क्लोराइड। और ये ऑयल हैलाइड लिख देते हैं यहाँ पे। अगर क्लोरीन जुड़ा है तो ऑयल क्लोराइड, Br जुड़ा है तो ऑयल ब्रोमाइड, और कुछ आई जुड़ा है तो ऑयल हैलाइड, ऑयल आयोडाइड। और फिफ्थ है आपका लास्ट एमाइड। अमाइड क्या होता है? CONH2। आपने क्या किया? जो एसिड था OH की जगह क्या लगा दिया? NH2, अमीनो ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया? एमाइड। ठीक है, एमाइड का जो आपका प्रीफिक्स है वो क्या होता है? कार्बामोइल। ध्यान रखिएगा, कार्बामोइल। और भाई इसका जो सफिक्स है, सफिक्स सेम अमाइड का एमाइड ही रहता है। एमाइड का एमाइड, जो सफिक्स, जो इसका नाम है एमाइड ग्रुप, वही इसका क्या रहता है? सफिक्स रहता है। ठीक है, और कार्बामोइल इसका प्रीफिक्स है जब ये एज अ वीक ग्रुप होता है। अब फटाफट में ये तो थे हमारे जो स्ट्रॉन्ग, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। यूजुअली ये सब एक दूसरे के साथ अधिकतर नहीं पाए जाते, इंडिविजुअल मिलते हैं अकेले। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकते, पर अधिकतर कम मिलते हैं, तो ये सब स्ट्रॉन्ग में कम होते हैं।
अब हम बात करते हैं जो इनसे थोड़े से भी। इसके बाद आता है 6 साइनाइड Cn। इसका प्रीफिक्स होता है साइनो और सफिक्स होता है नाइट्राइल। 7th आइसोसाइनाइड NC, ठीक है, आइसोसाइनो और सफिक्स आइसो नाइट्राइल। इसके बाद शुरू हो जाती है जो आपकी वेल नोन है एल्डिहाइड कीटोन वाली सीरीज। पहले आता है एल्डिहाइड CHO ऐसे, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और एक H, CHO स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स जब एज वीक ग्रुप होता है तब इसको बोलते हैं फॉर्माइल और सफिक्स होता है अल, AL। ये सब वैलेंसी किसके साथ जुड़ेंगे ना, मदर चेन के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। 9th है एल्डिहाइड के बाद कीटोन C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल, इसको इन दोनों को कार्बोनिल क्लास में कंसीडर करते हैं। कार्बोनिल CO ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। CO, तो ये CO है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। और कार्बोनिल की अगर एक वैलेंसी कार्बन चेन के साथ जुड़ी और एक हाइड्रोजन के साथ, उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। मतलब कोई आपसे पूछे व्हाट इज एल्डिहाइड, तो आप कहेंगे एल्डिहाइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, ठीक है ना, इन विच one valency of carbonyl group satisfied with carbon chain and another is satisfied with hydrogen। और कीटोन वो कार्बोनिल है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, कार्बन चेन से, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, सफिक्स होता है ओन। 10th, इसके बाद वेल नोन है आप लोगों का एल्कोहल OH, हाइड्रोक्सी ओल, सफिक्स। 10th थायोल SH। थायोल का प्रीफिक्स क्या होता है, मरकैप्टो और सफिक्स थायोल का थायोल। और लास्ट आपका है 12th आपका अमीन ग्रुप, जो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में, ठीक है ना, अमोनिया का डेरिवेटिव क्या बोलता है, अमीन। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो, और सफिक्स क्या होता है, अमीन का, इसका अमीन का अमीन, ठीक है ना, अमीन। तो ये मैंने आपको नॉमेनक्लेचर किसकी बता दी, पूरी फंक्शन ग्रुप की नॉमेनक्लेचर। अब हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, रूल्स टू राइट नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद सीधे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं रूल्स टू राइट नॉमेन। रूल्स टू राइट IUPAC नेम में सबसे पहला रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, चूज द लॉन्गेस्ट मदर चेन। आपकी बुक्स में बहुत सारे रूल्स लिखे होंगे, ठीक है ना, आपको मात्र गिन के तो वैसे 5 ही है, ठीक है ना, उन 5 को ग्रास्प कर लेना है। फिर हर जो क्लास होती है उनकी क्लास के अकॉर्डिंग 2-2, 3-3 रूल आपको और सीखने होंगे। बाकी तो हेटेरोसाइक्लिक के तो खैर अलग है, उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी में 2-2, 3-3 रूल्स आपको अलग से सीखने हैं। बाकी तो सारे प्लेन्स यही चलते हैं, ठीक है ना, जो बेसिक रूल्स है, और ये तो 5 ही है। अगर आप 5 को अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर में कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। पहला है चूज द लॉन्गेस्ट मदर चेन, कि भाई किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे कार्बन दे रखे हो तो उनको कैसे लॉन्गेस्ट मदर चेन में छाटा जाता है, ये भी आप साथ साथ सीखते चले, ठीक है। जैसे 2 तरीके फार्मूले होते हैं, कंडेंस फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से। अब इसमें देख के बच्चे कहते हैं सर 1 2 3 4 4 कार्बन, नहीं ऐसा नहीं होता, इसको ये कंडेंस फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म को स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको लिखना है। CH3 होल थ्राइस का मतलब है 3 CH3 ग्रुप। ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है, 4। यहाँ एक कार्बन है, ये कार्बन 3 CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बन आपने पहले सेंटर वाला बनाया, इसके साथ आपने एक CH3 ये लगा दिया, एक CH3 ये लगा दिया, एक CH3 ये लगा दिया,
और ये 3 मैं एक बना देता हूं, ये एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये है CH2, ठीक है। ये कंडेंस फॉर्म को ओपन करा, फिर इसके साथ देखो CH2 4 बार, एक CH2, एक मैं ऐसे बना देता हूं बीच में, ठीक है, 2, फिर तीसरा और ये चौथा, फिर लास्ट में आपका क्या CH3। तो अब गौर करो इसकी लॉन्गेस्ट मदर चेन 1 2 3 4 5 6 7 की हुई, ठीक है। अब आप चाहे तो यहां से काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 7 की आएगी, ऊपर से चलेंगे तब भी 7 की आएगी। तो ये कंडेंस फॉर्म को ओपन चेन में आपको कन्वर्ट करना खुद प्रैक्टिस से आ जाएगा। कंडेंस फॉर्म पर ध्यान रखिएगा। टर्शियरी क्या है, ये टर्शियरी कार्बन है, ठीक है। ये यहीं पे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, कौन सा कार्बन है, ये क्वार्टरनरी है, सॉरी टर्शियरी नहीं है, 4 डिग्री है, तो इसकी चारों वैलेंसी, ये कार्बन से, ये कार्बन से, ये कार्बन से, ये कार्बन से, ये क्वार्टरनरी कार्बन है। ये कैसा है, 2 डिग्री, ये सारे देखो 2 डिग्री है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है दाएं बाएं। और ये किनारे के, ये कैसा है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ठीक है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। इस तरह से 11th क्लास में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी कार्बन कैसे निकालना है और कंडेंस फॉर्म को कैसे ओपन करना है, कैसे इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब आप लॉन्गेस्ट मदर चेन चूज कर पाएंगे, ठीक है। पहला रूल ये क्लियर होता है, चूज द लॉन्गेस्ट मदर चेन। अब जब हमने लॉन्गेस्ट मदर चेन छांट ली, इसके बाद क्या है कि भाई इसमें हम नंबरिंग कहां से करेंगे, तो ये इसके लिए 2 कंडीशन नंबरिंग के लिए, ठीक है ना। तो फॉर नंबरिंग कि भाई हम नंबरिंग है, तो 2 केस बनते हैं यहां। भाई कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है और किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना, किसी कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है और किसी में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। सॉरी, अगर फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है तब स्पेसिफाई द नंबर ऑफ मदर चेन फ्रॉम द साइड ऑफ मोर ब्रांच, जिस तरफ से ज्यादा ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ कार्बन, ठीक है ना, कार्बन ऑफ मदर चेन फ्रॉम किस साइड से, फ्रॉम द साइड ऑफ मोर ब्रांचेस, फ्रॉम द साइड ऑफ मोर ब्रांचेस, जिस तरह से क्या है ज्यादा ब्रांचेस है। भाई इसमें फंक्शन तो है नहीं, तो हम ब्रांचिंग देखते हैं कहां पे बीच बीच में ब्रांचेस जुड़ी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम सब चीजें एग्जाम्पल के साथ करते चलेंगे। आपने कहा 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन थी, नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ब्रांच आ रही है, या सपोज करो यहां लगा हुआ है, तो ब्रांचेस कहां से है, कहां से पास है, कहां से ज्यादा है, ठीक है। आपने कहा 1 2, यहां सेकंड पोजीशन में 1 2 3 1 2 3, तो ये वाला पैटर्न गलत है, आपको ये आपको यहां से नंबरिंग कर 1 2 3 4 5 6, ये मदर चेन बनेगी, नंबरिंग यहां से, ठीक है ना। यहां से स्पेसिफाई करेंगे हम पोजीशंस को, तो जहां से नंबरिंग पास पड़ रही है, जहां से नंबरिंग ज्यादा है या पास है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जहां से ज्यादा भी है, जहां से पास है, दोनों चीजें, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर फंक्शन प्रेजेंट है, अगर किसी में फंक्शन प्रेजेंट है, तो यहां पर 2 चीजें क्लियर है कि भाई फंक्शन ग्रुप में खुद में कार्बन है या नहीं है। फंक्शन ग्रुप जैसे COOH, साइनाइड, एल्डिहाइड, अब यहां पे OH, NH2, SH, इस तरह के फंक्शन ग्रुप भी हैं जिनमें कार्बन एटम नहीं है। आइसोसाइनाइड, आप कहेंगे आइसोसाइनाइड में कार्बन तो है पर मदर चेन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वो फंक्शन ग्रुप जिनमें कार्बन मदर चेन के साथ नहीं जुड़ी होती है, इस तरह के फंक्शन ग्रुप, और वो कार्बन जिनमें फंक्शन ग्रुप में कार्बन डायरेक्ट मदर चेन के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। उस केस में नंबरिंग केवल फंक्शन ग्रुप तो एक ही कंसीडर होगा, ठीक है ना, बाकी सब वीक ग्रुप कंसीडर होंगे। तो जो नंबरिंग होगी वो मदर फंक्शन ग्रुप के कार्बन से होगी। फंक्शन ग्रुप का कार्बन को हम क्या करेंगे, 1 पोजीशन देंगे। इस चीज को याद रखिएगा, अगर फंक्शन ग्रुप में क्या है, कोई कार्बन है और वो कार्बन डायरेक्ट मदर चेन के साथ जुड़ी हुई है, उस केस में नंबरिंग स्टार्टेड विद द कार्बन एटम ऑफ द फंक्शन ग्रुप। नोट कर लीजिए, ठीक है ना।
नंबरिंग स्टार्टेड विद द नंबरिंग carbon atom of functional group which is directly attached with mother chain, जो मदर चेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है उसके साथ। एस्टर में ऐसा मत कर देना, ऑप्शन वाले को ले लो, जैसे एस्टर है RCOR, ये मदर चेन का कार्बन है, यहां से नंबरिंग होगी, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी बनेगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल के साथ अभी सब एक एक करके एग्जाम्पल देख लेंगे। और OH में इस वाले OHNH2SH NC, भैया इसमें तो यही रूल लगना है, जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप जहां से पास पड़ रहा हो, तो हमने इसके लिए पढ़ा है ब्रांचेस के, जहां से ये पास पड़ेगा, ठीक है ना, जहां से फंक्शनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है ना, वो इस वहां से करेंगे जहां से वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप क्लोज होगा, ठीक है। इसमें आप नोट भी कर सकते हैं, ये नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट कार्बन एटम, ठीक है ना, विच इज नियर टू द फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप के ज्यादा पास है, टर्मिनल का कार्बन, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहां पे एक और चेन बना लीजिए, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, दोनों OH है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, बट नंबरिंग कहां से होगी, जहां से यहां से 1 2 पोजीशन पे है, 1 2 3 पे है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, जहां से पास पड़ रहा है, तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया नंबरिंग के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। और थर्ड रूल है, ठीक है, थर्ड रूल इंपॉर्टेंट है, थर्ड रूल है वीक ग्रुप की नॉमेनक्लेचर। थर्ड, सेकंड हो गया था नंबरिंग, थर्ड है वीक ग्रुप्स, कि भाई वीक ग्रुप की नॉमेनक्लेचर क्या होती है, बड़ा आसान है, आप लोग आसानी से लर्न कर सकते हैं। वीक ग्रुप की नॉमेनक्लेचर ऑलवेज यूज अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या यूज करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करना है, ऑलवेज यूज अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है ना, विद suitable, ये चीज मैं वहां पे भी बताना भूल गया, मल्टीप्लिसिटी तो आपको फंक्शनल के लिए भी यूज करनी, सुटेबल मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कहीं पर अगर बाई चांस दो आपके फंक्शनल ग्रुप है, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा टर्म लगाना, इसके बाद हम वही बात कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। तो हम जब फंक्शनल की बात कर रहे हैं, जब हम उसमें लिखते हैं कि भाई नंबरिंग यहां से करनी है, फंक्शनल का नाम देना है, तो लेकिन उसका नाम कैसे लिख देना है, विद सुटेबल मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी को ध्यान में रखना है, पोजीशन जहां से करेंगे, लेकिन फंक्शनल का नाम देते हुए हमें उसमें क्या देना है, सुटेबल मल्टीप्लिसिटी का ध्यान देना है, कि अगर दो बार कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डाई हाइड्रोक्सी या डाई ओल इस तरीके से देना है। तो फोर वी ग्रुप के लिए अल्फाबेटिक, कहीं पर एक जगह वी आर जुड़ा हुआ है, एक जगह CN जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो गौर करिएगा, अब यहां पर नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से ग्रुप, ये दोनों वीक ग्रुप है, इधर से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से 1 2, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4, लेकिन जब नाम लिखा जाएगा इसमें तो बी ब्रोमो पहले आता है, तो 3 ब्रोमो इसकी पोजीशन के साथ, और 2 क्लोरो, ठीक है। इस मतलब बी पहले है तो लिखेंगे नाम इसका पहले, लेकिन इसकी पोजीशन के साथ, तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर हो गया, बी पहले सी, तो वीक ग्रुप का अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है नी। और इसके बाद है मल्टीप्लिसिटी, फोर्थ रूल है हमारा, मल्टीप्लिसिटी में अगर कोई मल्टीप्लिसिटी 2 3 4 5 कोई ग्रुप क्या है, दो बार मौजूद है, जैसे एक जगह 2 OH मौजूद है, तो 2 OH के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो लेकिन कहीं पर अगर OH की जगह इसके लिए क्या लगाएंगे, डाई, लेकिन अगर कहीं पर कोई बल्कि ग्रुप मौजूद है, जैसे बहुत लंबी 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 स्मॉल चेन की जगह थोड़ी सी बल्कि चेन्स मौजूद है, वो भी 2 बार मौजूद है यहां पर, तब उस जगह उसके लिए लगाएंगे बिस,
3 है तो ट्राई, और अगर बल्कि ग्रुप है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्रा, यहां पे लगाएंगे टेट्रा किस बल्कि के लिए। 5 है तो पेंटा, यहां पे लगाएंगे पेंटा किस। ऐसी 6 है तो हेक्सा, हेक्सा किस। 7 है तो सेप्टा, सेप्टा किस। 8 है तो ऑक्टा, ऑक्टा किस। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिसिटी का है। और लास्ट और मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु है पोजिशनल आइसोमर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटे छोटे और भी रूल्स हैं, मैं बता देता हूँ। पहले 5th रूल में एक ये साइड में आप लिख लीजिएगा लगते कि जब नंबर और कोई वर्ड है, उसको नंबर और वर्ड को हाइफन, इसको डैश, डैश भी इसको हाइफन बोलते हैं, हाइफन से सेपरेट करते हैं। और कोई नंबर है, नंबर है तो उसको कॉमा से, जैसे कहीं पर 2,3, एक ग्रुप सेकंड पे भी है थर्ड पे भी है, तो 2,3 डाई। तो जब 2,3 नंबर को सेपरेट करेंगे तो बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा। और जब इसके बाद कुछ भी आपका वर्ड आएगा तो उसके बीच में क्या लगा देंगे, डैश। तो ये हो जाएगा 2,3 डाई। तो ये हाइफन है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पर चलिए इसमें पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर हम नाम लिखना शुरू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये वाला पॉइंट, चाहे बच्चा नेट की एग्जाम दे, चाहे बच्चा जैम का एग्जाम दे, चाहे और IIT नीट का तो फेवरेट क्वेश्चन है। IUPAC में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स कि भाई ये क्या चाहे, तो पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं आइसोमर्स पहले मैं पढ़ा चुका हूं, इंटेंशनली पहले पढ़ाया था। ठीक है, ये आप मेरे वीडियो लेक्चर में इसके साथ इस टॉपिक के साथ मैं अपने दो लिंक दूंगा। एक तो पहला क्लासिफिकेशन का, दूसरा आइसोमेरिज्म का, जिसमें पोजिशनल आइसोमर्स क्लियर कर रखे हैं। तो आप दोनों जरूर पढ़िएगा, तब जान। यूजुअली पहले लोग IUPAC पढ़ाते हैं, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये IUPAC का बहुत क्वेश्चन होता है। पोजिशनल आइसोमर्स यानी कि दो ऐसे कंपाउंड जो दिखने में क्या हो, बिल्कुल एक जैसे हो, फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, लेकिन उनके ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाए, अलग अलग हो। जैसे Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, इनके ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, बिल्कुल दिखने में सेम जैसे है। ठीक है, इसमें भी प्रोपेन की मदद चेंज, इसमें भी प्रोपेन की मदद चेंज, पर यहाँ 1 यहाँ 2। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं उस केस में आपको ग्रुप की पोजीशन स्पेसिफाई करनी होती है। वो चाहे फर्स्ट पे जुड़ा हो, सेकंड पे जुड़ा हो, थर्ड पे जुड़ा हो, कहीं पर भी जुड़ा हो, आपको उससे मतलब नहीं है। इन केस ऑफ पोजिशनल आइसोमर, द पोजीशन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड। सॉरी, even it is present, either it present on first position or anywhere, कहीं पर भी मौजूद है। ठीक है ना, in case of positional isomer must specify position of group, ग्रुप हो या फंक्शनल ग्रुप हो, FG, वी ग्रुप हो या फंक्शनल ग्रुप हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, इवन इट इज अटैच्ड विद द फर्स्ट कार्बन और एनीवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, पोजिशनल आइसोमर में ग्रुप की पोजीशन बदलती है, मदर चेन सेम रहती है। अब यहां पर अगर कोई कंपाउंड, कोई ग्रुप आपको दिया, कोई कंपाउंड दिया, उसका पोजिशनल आइसोमर नहीं जनरेट हो सकता, उस वक्त उसके हम पोजीशन मेंशन नहीं करते। ठीक है ना, उस ग्रुप की पोजीशन मेंशन नहीं करी जाती, चाहे वो फर्स्ट पे जुड़ा हो चाहे सेकंड पे जुड़ा हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन तक, क्योंकि ये मैंने क्यों दिया है, जैसे एग्जांपल हमने कहा सर इसको यहाँ पे ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं, इसका नाम अगर 1 क्लोरो प्रोपेन लिखते हैं तो सही है, और खाली प्रोपेन लिख दिया क्लोरोप्रोपेन तो गलत है।
क्लोरोप्रोपेन से ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि कंपाउंड में जो Cl है कि 1 पे जुड़ा है कि सेकंड पे जुड़ा है। तो कई बार कहते हैं कि सर 1 पे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। जैसे हम ये लेते हैं और एक ये लेते हैं कंपाउंड, इसका नाम है 1,2, आपने कहा एथेनॉल, इसमें तो 1 नहीं लगाते, लेकिन इसके लिए प्रोपेनॉल लिख दो, क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप लोग का। इसका करेक्ट नेम है प्रोपेन-1-ओल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन-1-ओल। ध्यान रखिएगा अगर 1 नहीं लगाया तो आंसर आपका गलत है। आप कहेंगे सर पहले पोजीशन पे जोड़ा है, क्या फर्क है? नहीं, इसका पोजिशनल आइसोमर में दुनिया में मिलता है भाई, दिस वन। तो आप प्रोपेनॉल से कैसे जज करेंगे कि वो 1 पे जुड़ा है, वो इसकी 2 पे जुड़ा है? 2 आइसोमर है। आप बाजार में दुकानदार के पास जाओगे, उससे कहोगे सर प्रोपेनॉल जरा हमें दे दो, वो 2 बोतल उठा के रख देगा आपके सामने कि भाई ये लो जी। अब आप तो कंफ्यूज कि 1 वाला ले 2 वाला ले। तो इसीलिए पोजिशन आइसोमर के केस में आपको पोजीशन मेंशन करनी है। एथेनॉल में तो नहीं करा, क्योंकि एथेनॉल में आप ऐसा नहीं, हम OH को यहाँ पे लगा देते हैं लेफ्ट साइड में। अरे नंबरिंग तो यहीं से करोगे ना जहां से फंक्शन जुड़ा है। रूल अभी मैंने बता दिया, जहां से फंक्शन है वहीं से नंबरिंग होगी, ठीक है, या जहां से पास है वहां से होगी। अभी लेफ्ट में तो 1-2, तो एथेनॉल 1 पे है तो एथेन-1-ओल क्यों लिखेंगे? अब ध्यान रखिएगा, इसको अगर इसका नाम आप ये लिखते हैं एथेन-1-ओल तो ये गलत है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद कोई दूसरा आपको ना पढ़ा है। एथेन-1-ओल लिखेंगे तो गलत है। आप कहोगे सर क्यों? 1 लिख दें क्या फर्क पड़ रहा है? भाई गलती यह है कि आपने एनर्जी फालतू खर्च करी, जब इसका आइसोमर पैदा ही नहीं हो सकता कोई दूसरा, पोजिशनल आइसोमर बनाता ही नहीं है एथेनॉल, तो आप 1 क्यों लगा दे जबरदस्ती? क्या इसका 2 बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है। जहां OH इस तरफ लगाओगे तो नंबरिंग यहां से करेंगे, इसलिए इसका एथेनॉल गलत है, टेक्निकली इसका एथेनॉल ही है। ये इसलिए आपको पोजिशनल आइसोमर्स पे ध्यान रख देना। तो ये मेरे सारे रूल्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना, जनरल रूल्स हैं ये आपके टोटल 5 रूल्स हैं। अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी फंक्शन वॉवेल से स्टार्ट होता है, जैसे ओल है, ठीक है ना, ओइक एसिड है, तो एन इन आइन का ई लास्ट का उड़ा दिया जाता है। ये कार्बन एटम के मदर चेन का नाम है प्रॉप, 3 कार्बन थे, तीनों में सिंगल बॉन्ड था एन, और फंक्शन बाय ओल, तो एन इन आइन का लास्ट का ई उड़ा दिया जाता है। बस इतना आप लोगों को जनरल याद करना है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स।